चलिए, एनर्जी आ गई है। हम अपने माता पिता को, यहाँ के खेरोदाई को और हमारे परम शक्ति प्रकृति शक्ति बड़ा देव को भी हमने समर्पित कर ली। साथियों, हमारा आज का ये प्रथम प्रांतीय अधिवेशन, कितना बड़ा बैनर में हमने लिख रखा है, आर्थिक दंड व्यवस्था के ऊपर। ये भोपाल हमारे भारत देश की हृदय स्थली, झीलों की नगरी, राजा भूपाल शाह और रानी कमलापति का वो जगह है जहाँ देखने के लिए देश से नहीं बल्कि विदेशों से लोग आते हैं। इनकी ख्याति इतनी फैली हुई थी उस समय से लेके अब तक का कि वो आज उनके नाम पर, उनका नाम भोपाल शाह था और आज ये शहर भोपाल के नाम से जाना जाता है। ये इतिहास है। और आप सब पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले से यहाँ पर हमारे प्रदेश की राजधानी में यहाँ पर आए हुए हैं। ये हमारे लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। हमारी मातृशक्तियाँ, हमारे पितृशक्ति, नौजवान शक्ति, आप सभी बड़े खुदकिस्मत है। मैं कहूँगा यहाँ आप लोगों को शायद एक बार ही ऐसा लगता होगा कि ये प्रांत स्तरीय कार्यक्रम है और संख्या तो बहुत कम है। शायद बहुत ज़्यादा उम्मीद हम लोग किए थे और हो सकता है आज भी जो लोग निकले होंगे वो कल तक या शाम तक आएंगे। हमारे गंडवाना महासभा या हम बोले हमारे आर्थिक दंड व्यवस्था कि जो ये 3 दिवसीय प्रोग्राम आयोजित किए हैं 17, 18, 19, ये 3 दिनों में आप पूरा अभी तो आज हम शुरुआत किए हैं, शाम तक हमारे जो कोर कमेटी है आर्थिक दंड व्यवस्था का, जो छत्तीसगढ़ से, सरगुजा से हमारे जो व्यवस्थापक हैं, संस्थापक हैं, जिनका आप फोटो देख रहे हैं, डॉक्टर नारायण कासव टेकाम जी, ये और इनकी टीम कल ही सरगुजा से निकल चुकी है और अभी शायद कुछ ही क्षणों में, हो सकता है 2-3 घंटे बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए हम सब लोग मिलकर आपस में इस दंड व्यवस्था, इस दंड की आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम सब लोग मिलकर बातें करेंगे। आज का दिन हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है, ये हर आदमी अपने अपने स्तर पर चिंतन मनन करेंगे। और मैं समझता हूं कि यहाँ से ऐसा आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जो आपके जीवन को बदल देने वाली कहानी के रूप में सिद्ध होगा। कहते हैं हर किसी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। हो सकता है आप जो यहाँ से दिया जाएगा उसको अगर ठीक से ग्रहण कर लें तो निश्चित रूप से आपके लिए, आपका लाइफ का, परिवार का, समाज का टर्निंग पॉइंट आप बन सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा होगा। और हम हमेशा कहते हैं कि हमको भीड़ की जरूरत नहीं होती है, हमको जरूरत भिड़ने वालों की होती है। तो मैं समझता हूँ इतने लोग अगर आज दूर दूर से आए हुए हैं तो आप ये सोच के यहाँ नहीं आए हैं कि कितने लोग आएंगे तो वहां पर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किससे जानेंगे, नहीं जान पहचान होगी, बल्कि ये सोच के कि कोई जाए या नहीं जाए मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगी, ये सोच के आप लोग बहुत दूर से, कोई सिवनी से, छिंदवाड़ा से, बालाघाट से, बैतूल से, जबलपुर से, कटनी से, पता नहीं कहां से आप लोग जरूर कल से चले होंगे, तब जाके आज यहाँ पर पहुंच पाए हैं। साथियों, आपका जो सोच है, आपने जिस मकसद से यहाँ पर आया है वो मकसद अवश्य पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन की स्थापना जब 2020 में हुई थी जून में, तब से लेके आज तक लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं। और इन 4 सालों के इतिहास को जब हम देखते हैं पलट के, पीछे पलट के, हम भी 2022 के आसपास जब हमको ये पता पड़ा था हम जुड़े थे। आज साथियों मेरे बातों को सुनकर या मैं जब बताऊंगा तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारे नौजवान साथियों ने ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि झारखंड में,
वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। अभी तक जो टीआरसी सेंटर की हम यहाँ पर बात करेंगे वो अभी खोल चुके हैं, और अकेले छत्तीसगढ़ में 7 टीआरसी सेंटर चल रहे हैं, अकेले छत्तीसगढ़ में। तो हम क्यों नहीं कर सकते? और एक एक टीआरसी सेंटर का जो टर्नओवर है या उनका जो स्टॉक है, उनका जो कैपिटल है, पूंजी जिसको हम बोलते हैं, वो 50-50, 60-60 लाख रुपए का है। इसके विस्तार के बारे में जब हमारे नॉर्मन कॉन्सर्वेटिव काम जी उनकी टीम आएगी तो आपको जानने को मिलेगा। लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा की पूंजी के साथ काम कर रहे हैं, और हमारे जितने जो नौजवान बेटे बेटियां हैं, माताएं बहनें हैं, उन सबको इससे रोजगार मिला हुआ है। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन वाले लोग बच्चे काम कर रहे हैं, उसमें हमारे इंजीनियर काम कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। आज जो उन्होंने बना के हमको दिया है ये उन्हीं की देन है कि हमारा बैनर कैसा हो, हमारा पोस्टर कैसा हो, हमारा पॉम्पलेट कैसा हो, हम किस रूप से अपने आप को, किस तरह से हम अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शित करें, ये वो टेक्नोलॉजी का कमाल है। झारखंड से, वेस्ट बंगाल से विनोय मिंज और हमारे नागवंशी जैसे जो इंजीनियर लोग हैं वो लोग इसमें काम कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर एक इंजीनियर को अगर ये बात समझ में आती है कि हमारा इस आप यहाँ पर उनकी झलकियां देख पा रहे होंगे, देखिए इस तरह से चल रहे हैं। एक इंजीनियर, एक गणितज्ञ, एक टीचर, एक प्रोफेसर इस बात को समझ के और अपना लाइफ को बदलने के लिए अगर वो इसमें आए हुए हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी। मैं आज इसी के ऊपर मैं बात रखूंगा, विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा, और आप सभी लोग जहां जहां आपको अच्छा लगेगा उनको नोट डाउन करने का भी प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने कॉपी किताब रखे हैं, नोटबुक रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। साथियों, हम थोड़ा सा अपने जो इतिहास है उसको थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा इतिहास क्या था, हम क्या कर रहे हैं, आने वाला भविष्य कैसा होगा, उसकी हम परिकल्पना करेंगे। तब जाके हमारी जो ये आर्थिक गठ व्यवस्था है, जो 3 दिवसीय प्रोग्राम है, ये 3 दिनों का क्यों रखा गया? क्योंकि इसको 1 दिन या 2 दिन में नहीं पूरा किया जा सकता, इसलिए इसको 3 दिन का रखा गया। 3 दिन पूरे होने के बाद आपको यहाँ से प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आपने इस बात का प्रशिक्षण ले लिया है, और तब आप एलिजिबल हो जाते हैं कि जब भी हमारे इस प्रदेश में किसी भी ब्लॉक में या भोपाल में जब टीआरसी ट्राइबल रिसोर्सेज सेंटर खुलेगा तो आपको पहले प्रायोरिटी के तौर पर आपको वहां पर जगह मिलेगी, इसलिए ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। तो आप सभी के लोगों ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं इतिहास की तरफ थोड़ा सा चलता हूं। आज से 3-4 पीढ़ी पहले हमारे जो पिताजी थे, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, मतलब 50-60 साल 100 साल की बात कर सकते हैं, तो उनके पास में क्या था? जमीन थी, जमीन बचा के रखा था, और उन्होंने अगर उनके 2 या 4 बच्चे हुए तो उन्होंने मान ली किसी के पास 100 एकड़ जमीन था तो 4 बच्चों को 25-25 एकड़ बांट दिया। ये चौथी पीढ़ी के बाद। इसके बाद में तीसरी जो हमारे पिताजी के पिताजी, अगर वो लोग 2 या 3 भाई हुए तो 25 एकड़ में से 6-6, 7-7 एकड़ शायद। फिर हमारे पिताजी की बारी आई, अगर वो 2 भाई हुए तो 7 में से 3.5-3। अब उनके अगर 2 भाई हैं तो हमारी ये पीढ़ी अगर आई है तो हमारे पास कितना होगा? ऐसे ही होगा, किसी के पास 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, कोई बहुत बड़ा होगा शायद उसी के पास में 10-12 एकड़ होगा। तो ये जमीन का जो भाई बंटवारा होते 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 पिछले 3-4 पीढ़ियों में हमारे पास एक के नाम में से औसतन अगर हम देखें तो कितना बचा होगा? 3-4 एकड़, हासलाई 0, इतना ही होगा, इतना ही तो होगा जी। और कई तो ऐसे हैं कि जिनके पास घर भी है या नहीं है, और वो अपना पूरा परिवार, बच्चे पत्नी सब लेके, कोई नागपुर जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, पूरा परिवार ही पलायन कर गया।
आपने कोविड के समय में देखा होगा कितने लोग महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश चले गए, मध्य प्रदेश आ गए, राजस्थान चले गए, कितने लोगों ने पलायन किया। और उस समय जो रोड में रास्ते में मरने वालों की संख्या से सब लोग वाकिफ हैं। क्या त्रासदी आई थी, कौन लोग थे वो? शहरों के लोग तो नहीं थे, गांव के लोग ही शहर में गए थे कमाने के लिए। और जब उनकी रोजी रोजगार बंद हो गया तो वो कहाँ गए? सरकार ने उनके आने जाने खाने पीने तक की कोई व्यवस्था नहीं पूछा भी नहीं कि कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कब पहुंचेंगे। लोग 1,500 2,2 हजार किलोमीटर पैदल चल के 1-2 महीने में और अपने घर पहुंचे हैं। और उस समय में जब मुंबई में था तो मुझे पता है वो जब 6 महीने बाद 4 महीने जब वापस आए तो जितने लोग उत्तर प्रदेश के थे तो वो जब महाराष्ट्र से निकल के और मध्य प्रदेश होते हुए जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो उनको जब कहना था कि हमको महाराष्ट्र से निकलने तक तो बहुत मुश्किल हुई, लेकिन जैसे ही हम महाराष्ट्र को पार किए बॉर्डर को और मध्य प्रदेश में पहुंचे तो जगह जगह हमारे लोगों ने स्टॉल लगा रखा था। कोई खाने का स्टॉल, कोई पानी का स्टॉल, कोई कुछ हर तरीके से। और उसमें नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे समुदाय के लोगों ने लगा, हर समाज जिसको लगा, सिख मिला तो सिख लगाया, जैनों ने मिला तो जैनियों ने लगाया, सिखियों को मिला, जिसको जो मिला, जैसा मिला वैसा उन्होंने इंतजाम किया।